सुबह चंद्रकला की आंख खुली तो देखा कि 4 बज रहे थे। ब्रह्मवेला का समय था। बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ शांति और सुकून बिखरा हुआ था। चंद्रकला के घर के सामने की नदी जैसे अपनी जगह ठहर सी गई थी, स्थिर हो गई थी। टीले वाले बाबा के यहाँ जाने का ये सबसे सही समय था, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियों की कोई ताकत नहीं रहती। अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियों पर हावी हो जाती है। चंद्रकला उठ खड़ी हुई और अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे पर सुरक्षा धागा भी बांध दिया और जाते जाते कमला ताई को नीति का ध्यान रखने के लिए कह गई। चंद्रकला को रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई और सूर्योदय होने के पहले ही चंद्रकला टीले वाले बाबा के यहाँ पहुँच गई। पर बाबा की हालत बिल्कुल दयनीय थी। वो एकदम कमजोर हो गए थे। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। चंद्रकला बाबा के पास गई और पास में जाकर बैठ गई। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है? और चिंतित होके बोली। हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, यहाँ इस समय कुछ हुआ क्या? फिर से सब ठीक है ना? बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा। बाबा, लगता है मायापुर गांव से अभी तक खतरा टला नहीं है। एक के बाद एक बुरे संकेत मिल रहे हैं। क्या कोई नई अनहोनी का अंदेशा है? चंद्रकला ने बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अनहोनी? अनहोनी तो बहुत छोटा शब्द है चंद्रकला। मायापुर में कल्पना के परे कुछ होने वाला है। बाबा की इन बातों से चंद्रकला घबरा गई। ऐसा क्या होने वाला है बाबा? कुछ तो बताइए। चंद्रकला ने चिंतित होकर पूछा। मैं इसका कोई अंदेशा नहीं लगा पा रहा हूँ। बाबा ने जवाब दिया। अंदेशा नहीं लगा पा रहा हूँ? क्यों बाबा? चंद्रकला ने आश्चर्य से पूछा। देखो चंद्रकला, अंगुना से लड़ने के बाद मैंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी हैं। अब मैं बिल्कुल शून्य पर आ गया हूँ और इन शक्तियों को पाने के लिए मुझे कुछ समय तक समाधि में जाना होगा। तो अब जो भी करना है तुम्हें अकेले करना होगा, बाबा ने चंद्रकला को समझाते हुए कहा। पर बाबा से ये सब सुन के चंद्रकला बिल्कुल चौंक गई। नहीं नहीं बाबा, ये संभव नहीं है। आपके बिना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। चंद्रकला ने बाबा की बात को नकारते हुए कहा। तुम्हारे साथ माँ काली का आशीर्वाद है चंद्रकला, मुझसे और तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली। जाओ और मायापुर के लोगों का कल्याण करो। बाबा ने चंद्रकला को आशीर्वाद दिया और गले में एक रुद्राक्ष पहनाते हुए कहा, ये हमेशा पहन के रखना, बुरी शक्तियों से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। चंद्रकला ने वो रुद्राक्ष पहना और उठकर जाने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आया। बाबा, आज जब मैं सरपंच जी के घर गई हुई थी तो वहाँ एक कमरे में से मुझे किसी की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे मदद मांग रहा था। क्या ये सच था या किसी बुरी शक्ति का छल? चंद्रकला ने पूछा। टीले वाले बाबा ने कुछ देर ध्यान लगाया, पास पड़ा एक धागा उठाया और उसमें कुछ मंत्र फूंक दिए और चंद्रकला को देते हुए कहा, ये लो, जहाँ उस आत्मा का निवास है वहाँ ले जाना इसे। अगर ये धागा भस्म हो गया तो समझना वो कोई बुरी शक्ति है, पर अगर भस्म नहीं हुआ तो समझ लेना उसे तुम्हारी मदद की सच में जरूरत है। चंद्रकला ने ध्यान से सुना। पर हाँ, अगर उस आत्मा को अगर 12 साल और 12 दिन तक मुक्त नहीं किया जाता है तो फिर उस आत्मा की बुरी शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि उसे काबू में करना लगभग असंभव हो जाएगा। चंद्रकला ने वो धागा लिया, बाबा को प्रणाम किया और वहाँ से लौट आई। सूर्योदय हो चुका था और नीति की आंख खुली तो चंद्रकला को आसपास न पाकर वो उसे ढूंढने लगी। नीति की आवाज सुनकर कमला ताई दौड़ कर आई और नीति को दूध देते हुए कहा कि चंद्रकला कुछ काम से गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। कहकर कमला ताई वापस अपने काम में लग गई। नीति ने दूध का ग्लास खत्म किया और ग्लास रसोई में रखने गई तो देखा कि वहाँ मंदिर की घंटी पड़ी हुई थी। माँ भी ना मंदिर की घंटी कहीं पर भी रख देती है। चंद्रकला को मन ही मन डांटते हुए कहा। नीति ने घंटी उठाई
और मंदिर में रखने के लिए चली गई। पर जैसे ही नीति ने घंटी मंदिर में रखी, वैसे ही नीति को एक जोर का बिजली का झटका लगा और वो उछलकर दीवार से जा टकराई और टकराते ही वहीं पर बेहोश हो गई। कमला ताई को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। कुछ देर बाद जब चंद्रकला घर लौटी तो कमला ताई को काम करते देख उसे लगा कि जैसे सब ठीक है। पर जैसे ही चंद्रकला घर में घुसी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा नीति दीवार से लग के बेहोश पड़ी हुई थी। चंद्रकला दौड़कर नीति के पास गई और उसे उठाने लगी। शोर सुनकर कमला ताई भी दौड़कर आई और नीति को इस हालत में देखकर चौंक गई। अरे ये कैसे हो गया? अभी तो मैं दूध देके गई थी। कमला ताई ने अपनी सफाई देते हुए कहा। नीति उठो बेटा, आंखें खोलो। चंद्रकला ने नीति को उठाते हुए कहा। तब तक कमला ताई पानी ले आई। चंद्रकला ने पानी लिया और नीति के मुंह पे छींटे मारे तो आखिरकार नीति को होश आ गया। तब जाकर चंद्रकला की सांस में सांस आई। क्या हुआ था बेटा? तुम बेहोश कैसे हो गई? चंद्रकला ने नीति को सीने से लगाते हुए कहा। पता नहीं माँ, मैं तो बस वो मंदिर की घंटी मंदिर में रखने गई थी, तभी एक बिजली का जोर का झटका लगा और मैं वहां जाकर गिर गई। नीति ने साफ साफ बताया। पर ये चंद्रकला के लिए चिंतित करने वाली बात थी। कल प्रसाद लेते ही मूर्ति का गिरना और आज मंदिर को छूते ही बिजली का झटका लगना। चंद्रकला कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर इसके पहले कि वो इस पर कुछ सोच पाती, दरवाजे पर दस्तक हुई और चंद्रकला ने देखा कि दरवाजे पर हवेली में काम करने वाला शंभू था और शंभू काफी घबराया हुआ था। चंद्रकला उसके नजदीक गई तो शंभू ने कहा, जल्दी चलो चंद्रकला, योगेंद्र मालिक ने तुरंत तुमको हवेली में बुलाया है। योगेंद्र मालिक ने? क्यों? चंद्रकला ने आश्चर्य से पूछा। वो मुझे नहीं पता, बस जल्दी बुलाया है, शंभू ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। चंद्रकला ने पीछे मुड़कर नीति की तरफ देखा तो नीति ने कहा, आप जाओ माँ, मैं यहाँ कमला ताई के पास रह लूंगी। नीति की समझदारी देख चंद्रकला के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ गई और दूसरे ही पल वो शंभू के साथ हवेली जाने के लिए निकल गई। चंद्रकला की बेचैनी और धड़कनें अब बढ़ती जा रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि जब हवेली से ऐसे बुलावा आया है, तब तक कुछ न कुछ अशुभ ही हुआ है। और आज तो योगेंद्र भाई साहब ने बुलावा भिजवाया है। कहीं छाया बिटिया के साथ कुछ गलत? नहीं चंद्रकला, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, चंद्रकला ने खुद को रोकते हुए कहा। जैसे ही चंद्रकला हवेली में दाखिल हुई, नंदिनी चंद्रकला के पैरों में आकर गिर पड़ी। मेरी छाया को बचा लो चंद्रकला, मेरी छाया को बचा लो, नंदिनी ने चंद्रकला से गुहार लगाते हुए कहा। अरे मालकिन, ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप? उठिए आप, चंद्रकला ने नंदिनी को उठाते हुए कहा। और क्या हुआ है छाया बिटिया को, बताइए मुझे, नंदिनी को चुप करवाते हुए चंद्रकला ने पूछा। जब से उस कमरे से बाहर निकली है तब से बुखार से ऐसे तप रही है जैसे उसके भीतर कोई अग्नि जल रही हो। डॉक्टर को दिखा दिया पर किसी दवाई का कुछ असर नहीं हुआ। सबने कहा बस चंद्रकला ही छाया को ठीक कर सकती है। नंदिनी ने रोते हुए एक ही सांस में सब बता दिया। चंद्रकला का डर सही साबित हुआ। वो दौड़कर कमरे में गई। योगेंद्र वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और छाया को देखा तो सच में वो ऐसे ही तप रही थी कि अगर उसे कोई छू लेता तो जल जाता। योगेंद्र भी छाया की ये हालत देख कर टूट चुका था। उसने भी चंद्रकला से हाथ जोड़ते हुए विनती की, छाया बिटिया को क्या हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए मुझे उस कमरे में जाना होगा, चंद्रकला ने नंदिनी से कहा। और बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चंद्रकला तुरंत उठी और उस कमरे की तरफ चल दी। और उस दरवाजे तक पहुंची ही थी कि सामने यामिनी उसका रास्ता रोक के खड़ी हो गई। चंद्रकला, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, यामिनी ने चंद्रकला को रोकते हुए कहा। ये आप कैसी बात कर रही हो मालकिन, छाया बिटिया की हालत बदतर होती जा रही है, मेरा इस कमरे में जाना बहुत जरूरी है, चंद्रकला ने यामिनी को समझाते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो जाए पर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कल एक बार खोलकर तुम अनर्थ कर चुकी हो, अब दोबारा नहीं करने दूंगी।
यामिनी ने गुस्से में कहा। यामिनी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि छाया जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है? चंद्रकला जो करना चाहती है उसे करने दो। नंदिनी ने बीच में आकर चंद्रकला का साथ देते हुए कहा। हाँ यामिनी, नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। योगेंद्र ने नंदिनी की बात में हामी भरते हुए कहा। आप इसकी बातों में मत आइए भैया भाभी, ये एक नंबर की शातिर औरत है। जो भी इसके पास जाता है उसे निकल जाती है। अगर छाया को बचाना चाहती हो तो इसकी बातों में मत आना। यामिनी ने नंदिनी और योगेंद्र को अपनी तरफ लेने की खूब कोशिश की, पर नंदिनी ने एक न सुनी, क्योंकि यहाँ छाया की जिंदगी का सवाल था और इस पर नंदिनी कोई जोखिम नहीं उठा सकती थी। यामिनी और नंदिनी की बहस चल रही थी कि चंद्रकला को एकाएक कुछ याद आया। वो दौड़कर छाया बिटिया के पास गई और टीले वाले बाबा का दिया हुआ धागा छाया को बांध दिया। ये देखकर चंद्रकला ने राहत की सांस ली कि वो धागा भस्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो साफ था कि उस कमरे के अंदर जो आत्मा थी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस वहां से आजाद होना चाहती थी। लेकिन उसे आजाद करने के लिए चंद्रकला को ये जानना बहुत जरूरी था कि आखिर ये आत्मा है किसकी और इस कमरे में कैसे आई। कहीं किसी घर वाले की तो नहीं है? चंद्रकला के मन में ये सवाल चल ही रहे थे कि पीछे पीछे नंदिनी और योगेंद्र भी कमरे में आ गए। बाहर यामिनी को मौका मिला, वो दौड़कर अंदर गई और एक बड़ा सा ताला ले आई और उस दरवाजे पे लगाकर चाबी को कहीं छुपा दिया। जैसे ही दरवाजे पर ताला लगा, दरवाजे के अंदर की आत्मा और तड़पने लगी और अब उसने अंदर से दरवाजा जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। 20 फीट ऊंचा पुराना लकड़ी का दरवाजा जब अंदर से जोर जोर से खींचा गया तो उसकी चर 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 की और उस पे लटक रही लोहे की कुंडियों की आवाजें पूरी हवेली में गूंजने लगी। पूरी हवेली में एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया था। अब एक एक करके घर के सारे नौकर चाकर और काम करने वाले लोग वहां पहुंच गए थे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। चंद्रकला भी दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देखकर अब चंद्रकला को गुस्सा आ गया था। वो यामिनी के पास गई और झंझोड़ते हुए कहा, मालकिन, ये क्या किया आपने? वो आजाद होना चाहती है पर आपने उसे और कैद कर दिया। इससे पहले कि इसका गुस्सा और बढ़ जाए, मुझे चाबी दे दीजिए और अंदर जाने दीजिए। चंद्रकला ने गुस्से में पर विनती करते हुए कहा, पर यामिनी टस से मस ना हुई और कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रकला आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से अब दरवाजे की आवाजों के साथ एक अजीबोगरीब और भयानक आवाज सुनाई दी। ये आवाज कुछ ऐसी थी मानो कोई किसी का गला घोंट रहा हो और वो अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर उसके हलक से आवाज नहीं निकल पा रही थी। दरवाजे की आवाजों के साथ साथ अब इस भयानक आवाज ने हवेली में डर का माहौल अब और बढ़ा दिया था। चूंकि आवाजें साफ नहीं आ रही थी, इसीलिए चंद्रकला ये भी नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये है कौन, ये चाहती क्या है और इसकी मुक्ति किस चीज में छुपी है। चंद्रकला यामिनी के पास गई और उससे गुहार लगाते हुए कहा, मालकिन, इससे पहले कि इसका गुस्सा और बढ़े, आप मुझे चाबी दे दीजिए और अंदर जाने दीजिए, पर अगर इसने खुद से दरवाजा खोल लिया तो ये सब कुछ तबाह कर देगी। चंद्रकला ने चेताते हुए कहा, नहीं खोल पाएगी, ये कोई ऐसा वैसा ताला नहीं है, मंत्राया हुआ ताला है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस ताले को तोड़ पाए। जब थक जाएगी तो शांत हो जाएगी, मरने दो इसी कमरे में। यामिनी ने ये साफ कर दिया था कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी, पर इसके अंदर है कौन मालकिन, और ऐसा क्या है जो आप मुझसे और गांव वालों से छुपा रही हैं? चंद्रकला के इस सवाल पर यामिनी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि ये सवाल पूछा जाए। चंद्रकला ने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। दाई, माली चाचा, आप लोग तो बरसों से हैं ना यहाँ पर,
तो आपको तो पता ही होगा कि क्या हुआ था इस कमरे में और कौन है इसके अंदर। चंद्रकला ने सवाल जरूर किया, लेकिन लगा जैसे किसी ने सुना ही ना हो और सबने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। अरे, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्यों तबाही को दावत देना चाहते हो आप लोग? चंद्रकला अपना गुस्सा रोक नहीं पाई, पर फिर भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। चंद्रकला समझ गई थी कि जानते सब लोग थे, पर यामिनी के डर से किसी के भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। चंद्रकला ये सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर से कुछ टकराने की आवाज आई। इस आवाज ने सबका ध्यान दरवाजे की तरफ खींच लिया और दरवाजे के ऊपर की कुंडी नीचे गिर पड़ी। चंद्रकला ये देखकर बिल्कुल चौंक गई थी। वो समझ गई थी कि अब धीरे धीरे उसका गुस्सा और शक्तियां बढ़ रही हैं और अब वो किसी भी पल ये दरवाजा तोड़कर बाहर निकल सकती थी। क्या अब अच्छी शक्तियां बुरी शक्तियों में तब्दील होने लगी थी और कैसे मुक्त करेगी चंद्रकला इस आत्मा को?